आज हम राष्ट्र का स्वरूप पाठ का अध्ययन करेंगे। यह निबंध डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह से लिया गया है। लेखक ने 3 तत्वों पर प्रकाश डाला है। वह तत्व हैं भूमि, जन और संस्कृति। उन्होंने बताया कि राष्ट्र का स्वरूप इन्हीं 3 तत्वों से मिलकर बनता है। लेखक ने पृथ्वी को माता तथा अपने आप को पृथ्वी का पुत्र माना है। लेखक ने इसमें बताया है कि माता अपने सभी पुत्रों को समान मानती है। माता और पुत्र का संबंध बहुत ही पवित्र होता है, पाक साफ होता है। इस प्रकार लेखक का भाव है कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी व्यक्ति एक समान ही होते हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी संस्कृति के विषय में भी बहुत अच्छे विचार प्रकट करते हैं। वह कहते हैं कि संस्कृति की उन्नति से ही राष्ट्र की उन्नति संभव हो सकती है। राष्ट्र के स्वरूप का पहला तत्व है भूमि। आपको ये समझ में आ रहा है कि राष्ट्र का अर्थ है देश। अर्थ है देश, राष्ट्र का अर्थ है देश और स्वरूप का अर्थ है उसका रूप, अर्थात देश का रूप। जैसे कोई वस्तु किसी तत्व से मिलकर बनती है, वैसे ही देश भी 3 तत्वों से मिलकर बनता है। पहला भूमि, दूसरा जन अर्थात उसमें रहने वाले लोग और तीसरा उसकी संस्कृति। लेखक मानते हैं कि भूमि का निर्माण देवताओं द्वारा किया गया है। बच्चों, ये है इनकी जीवनी, वो तुमने लिखी ली होगी। और हमारा पाठ है राष्ट्र का स्वरूप। लेखक ने इसमें सबसे पहला जो तत्व बताया है वह है भूमि। ये यहाँ से अर्थ देखेंगे। जैसे पहला है भूमि, भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति। यहाँ से लेकर के नीचे तक उजाला दिखाई देगा। यहाँ तक इसका अर्थ देखो। लेखक कहते हैं कि भूमि का निर्माण देवताओं द्वारा किया गया है और इसका अस्तित्व बहुत समय से है। मानव जाति का ये कर्तव्य है कि वह इस भूमि के सौंदर्य के प्रति सचेत रहे, जागरूक रहे और इसका रूप कभी भी बिगड़ने न दे। साथ ही प्रत्येक मनुष्य का ये भी कर्तव्य है कि वह भूमि को सब प्रकार से समृद्ध बनाए रखे और कोशिश करे। ऐसा करना बच्चों इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि पृथ्वी की समस्त राष्ट्रीय विचारधारा ही की जननी जो है हमारी मातृभूमि है। जो राष्ट्रीय विचारधारा पृथ्वी से जुड़ी नहीं होती वह आधारहीन होती है, उसका अस्तित्व नहीं होता, वो बहुत थोड़े समय में ही समाप्त हो जाती है। हम पृथ्वी के अस्तित्व के प्रति जितना अधिक सचेत रहेंगे उतनी ही अधिक हमारी राष्ट्रीयता बलवती होती है। राष्ट्रीयता का आधार जितना मजबूत होगा उतनी ही हमारी राष्ट्र की जो भावनाएं होती हैं वो बहुत अधिक विकसित होंगी। प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना, उसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता, महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का केवल परम कर्तव्य है। बल्कि कर्तव्य ही नहीं है बल्कि उसका धर्म भी है। इसमें लेखक बता रहे हैं कि राष्ट्रीयता की भावना के विकास और राष्ट्रीयता के निर्माण के हेतु अपनी भूमि, अपने देश को मातृभूमि में अपना बहुत अधिक सहयोग देना है, तभी हमारा देश विकसित होगा। आगे इसमें जो पहरा है धरती माता। यहाँ से देखो बच्चों, धरती माता का जो पहरा है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। इसका अर्थ है धरती माँ रत्न गर्भा है, अर्थात उसमें रत्न भरे हुए हैं। उसकी कोख में अनेक बहुमूल्य वस्तुएं निहित हैं। वह इन अनुपम तथा अमूल्य भंडारों के कारण वह वसुंधरा कहलाती है। वसुंधरा अर्थात रत्नों से भरी हुई। अब तुम समझो कि पृथ्वी को रत्न गर्भा क्यों कहा है। बच्चों, जैसे हम धरती माता में बीज बोते हैं, अगर हम बीज बोते हैं तो जितने बीज बोते हैं उससे कई गुना हमें प्राप्त होता है। किसान खेतों में फसल बोता है, फसल की कटाई होती है, फिर उससे अन्न उत्पन्न होता है, अन्न को बाज़ारों में बेचा जाता है और उससे धन होता है, धन मिलता है। इसी प्रकार इसीलिए धरती को रत्न गर्भा कहा गया है। इस अद्भुत खजाने से परिचित होने की इच्छा सभी करते हैं।
कि धरती को रत्नगर्भा क्यों कहा गया है। धरती के गर्भ में, पेट में बहुत सारी वस्तुएं रहती हैं। अनेक प्रकार की वस्तुएं लाखों वर्षों से उसके अंदर ही पड़ी रहती हैं और विकसित होती रहती हैं। प्रत्येक दिन नदियाँ पर्वतों को पीसकर विभिन्न प्रकार से मिट्टियों में बदलती रहती हैं। इनसे पृथ्वी के शरीर की रंग बिरंगी रचना होती है जो बड़ी सुंदर लगती है, रोचक लगती है। पृथ्वी में मौजूद इन सब बहुमूल्य पदार्थों की खोज करना बहुत ही आवश्यक है। नहीं तो अगर खोज नहीं करेंगे तो सब बेकार हो जाएंगी, किसी काम की नहीं है। इनकी खोज करना, उनकी जांच करना, इससे भविष्य से हमारी आर्थिक उन्नति होती है। इसका मतलब है कि जैसे घर में कोई धन छुपा है और उस धन की हमें जानकारी नहीं है तो उसका धन होने का हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। उस धन की जब हम खोज करेंगे तभी हम उस धन से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरह से हमारी जो धरती माँ है उसके अंदर बहुत सारे रत्न हैं। रत्न से समझ रहे हैं ना, ये नहीं कि खजाना भरा पड़ा है। रत्न से मतलब इसके अंदर जो है बहुत ही प्राकृतिक संपदाएं हैं। हम बीज बोते हैं, उससे बीजों से अन्न उत्पन्न होता है, वही हमारी जो है खजाना है हमारे लिए, जिससे हमारा पेट भरता है। भारत की संपन्नता, समृद्धि के लिए, सुनहरे भविष्य के लिए धरती में छुपे अनेक रत्नों का खोज करना और उनका उपयोग करना बहुत ही आवश्यक है। लेखक कहते हैं कि पृथ्वी के अंदर छिपे बहुमूल्य रत्नों की खोज से देश के कल्याणकारी भविष्य का निर्माण होता है। आगे कहते हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि पृथ्वी राष्ट्र का प्रमुख अंग है। इस पृथ्वी की समस्त जानकारी और उसके प्रति लगाव प्रत्येक राष्ट्रवासी के दिल में होना चाहिए। पृथ्वी और आकाश के बीच में अनेक वस्तुओं का समूह भरा पड़ा है। आगे का जो पैरा है ये देखो कि पृथ्वी और आकाश के बीच में अनेक वस्तुओं का समूह भरा पड़ा है। पृथ्वी के चारों ओर गहरे सागर फैले हुए हैं। सागर के अंदर बहुत प्रकार के जल, जंतु और तरह तरह के रत्नों के ढेर लगे हुए हैं। इसके अलावा इस पृथ्वी में विविध प्रकार की हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं, सामग्री हैं, प्रचुर मात्रा में भरी हुई हैं। इन सब के प्रति हमें आदर भाव रखना होगा और राष्ट्र के नौजवानों के हृदय में इन सबको जानने की इच्छा के भाव उदय होने चाहिए। जब तक राष्ट्र के युवकों के अंदर पृथ्वी की इन समस्त वस्तुओं के प्रति जानकारी, जागृति एवं लगन के भाव पैदा नहीं होंगे तब तक हम सोए हुए के समान हैं और हमारा राष्ट्र भी सोया हुआ है। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि जितनी भी चीज़ें इस धरती के अंदर छुपी हुई हैं, अगर हमारे युवकों को उसको जानने की इच्छा ही प्रकट नहीं होगी तो उस धरती के अंदर छुपा हुआ जो भी धन है, जो भी चीज़ें हैं, उसका होना और ना होना एक के बराबर है। जैसे मैंने अभी बताया कि घर में कोई वस्तु या कोई चीज, पैसा या धन या कोई भी वस्तु छुपी हुई रखी है, अगर हम उसके पता है, एक तो ये होता है कि आदमी खोज ही नहीं रहा है, लेकिन लेखक ने इसमें बता दिया कि है। किसी ने बताया कि हमारे घर में जो है बहुत सारा धन रखा हुआ है और उसके युवक या उसमें रहने वाले सदस्य उस धन की खोज ही नहीं कर रहे हैं, तो वो धन उस घर में होने पर भी उन व्यक्तियों के किसी काम का नहीं है। इसीलिए लेखक यहाँ बता रहे हैं कि जो धरती में हमारे रत्न हैं, जो वस्तुएं हैं, उसको जानने के लिए हमारे देश के युवकों में क्या होना चाहिए? जिज्ञासा होनी चाहिए। नहीं तो लेखक बता रहे हैं कि राष्ट्र जागता हुआ भी सोता ही माना जाएगा। जब तक पृथ्वी माता के प्रति हमारे भाव जागृत नहीं होंगे, जब तक हम राष्ट्रवासी हैं और न ही हमारा कोई राष्ट्र है। पृथ्वी की समस्त वस्तुओं के प्रति राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में आत्मीयता होनी बहुत ज़रूरी है। ये तभी संभव होगा जब हम पृथ्वी की पूर्ण जानकारी, उसके प्रति लगाव और हमारे अंदर होगा। लेखक कहते हैं कि यदि हमें अपने राष्ट्र का स्वरूप बदलना है तो विज्ञान
उद्यम को एक साथ लाकर बौद्धिक विकास के मंच पर खड़ा करना होगा। ऐसा करने पर राष्ट्र का भौतिक स्वरूप एक नए रूप में खड़ा हो जाएगा। ऐसा कार्य निश्चित रूप से देश की प्रसन्नता और उत्साह से और हमारे अथक प्रयास से दिनों दिन आगे बढ़ता चला जाएगा। हम समृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इस कार्य में सारा राष्ट्र योगदान करेगा, तभी ये संभव है। और अगर योगदान करेंगे सब लोग मिलकर तो कोई हाथ खाली नहीं रहेगा। लेखक कहते हैं कि राष्ट्र के विकास में सभी हाथ सक्रिय होंगे तो निश्चित रूप से हमारी मातृभूमि की उन्नति होगी और हम एक समृद्धि का नया स्वरूप धारण करेंगे। राष्ट्र के स्वरूप को विज्ञान और उद्यम को एक साथ लाकर बदला जा सकता है और राष्ट्र का भौतिक स्वरूप तभी बदलेगा जब सभी हाथ सक्रिय होंगे। राष्ट्र के लिए जिन आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है उसमें से यदि पहला भूमि है तो दूसरा तत्व है उस पर रहने वाला मनुष्य। ये हम इसमें जो दूसरा है पहला जन, जो राष्ट्र के स्वरूप का दूसरा तत्व है वो है जन। अब इसमें लेखक बता रहे हैं कि मातृभूमि पर निवास करने वाला मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। ये यहाँ तक पढ़ेंगे। पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। जिस पृथ्वी पर मनुष्य नहीं रहता उसे राष्ट्र नहीं माना जा सकता। पृथ्वी और जन दोनों से मिलकर ही राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण होता है। पृथ्वी पर रहने वाले जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि कहलाती है। जिस भूमाता को उस पर रहने वाले अपनी माता भूमि मानते हैं वह मातृभूमि बन जाती है। जब तक भूभाग में रहने वाले अपनी भूमि को सच्ची माता, अपनी को उसका पुत्र नहीं मानते तब तक राष्ट्रीयता की भावना का उदय उनके दिल में नहीं होता। जनता में देश को माता समझने की भावना से ही राष्ट्रीयता का जन्म होता है। अर्थात जब हम देश को माता समझने लगते हैं तभी हमारे मन में उन भावों का उदय होता है जिसके आधार पर राष्ट्र के निर्माण की इच्छा उत्पन्न होती है। जिस राष्ट्र के नागरिक देश को अपनी माता नहीं समझते वह उस देश के निर्माण कार्य को भी संपन्न नहीं कर सकते। यहाँ पर लेखक बताना चाह रहे हैं कि जो धरती माता है उसको सभी व्यक्ति अपनी माता के समान माने। जैसे व्यक्ति अपनी माता को प्यार करता है वैसे ही इस धरती माता को प्यार करे। और जब व्यक्ति अपनी माता के समान धरती माता को प्यार करेगा तो सभी उसमें रहने वाले व्यक्तियों को अपने परिवार के समान समझेगा। और परिवार से जैसे हम स्नेह करते हैं, जैसे प्यार करते हैं, ऐसे ही अपने देश के अंदर रहने वाले व्यक्तियों से प्यार करेंगे। और इसी स्नेह और प्यार से, सहयोग से हमारी राष्ट्रीयता और अधिक बलवती होगी, शक्तिशाली होगी और हम एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। यही इसमें लेखक ने बताया। तो दूसरा इसका है जो जन अर्थात व्यक्ति। इसमें आगे बताते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी कि जिस भूमि पर हम रहते हैं उसे माता मानकर हमें पूजना चाहिए। ये हमारा धर्म है। जैसे हम अपनी माता का सम्मान करते हैं, माता का अनादर नहीं करते हैं, उसी प्रकार से हम अपनी पृथ्वी को, अपनी धरती को भी माता के समान ही आदर देना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी माता का सम्मान नहीं करेगा वह धरती माता का भी सम्मान नहीं करेगा। जो व्यक्ति अपने परिवार के लोगों का सम्मान नहीं करेगा, अपने परिवार के लोगों का आदर भाव नहीं करेगा, वही व्यक्ति अपने देश के, राष्ट्र के लोगों का भी सम्मान नहीं करेगा। तो जिस प्रकार व्यक्ति अपने परिवार के लोगों से प्यार करता है, अपनी माँ से प्यार करता है, उसी प्रकार ये धरती माता भी हमारी माता है, माता के समान ही है। ये लेखक ने इसमें बताया है कि माता भूमि के समान है और हम उसके पुत्र हैं, हम सब उसकी संतान हैं। इसीलिए हम सबको अपनी माता के समान ही सब व्यक्तियों को उसे प्यार करना चाहिए। और इस धरती पर जितने भी व्यक्ति रहते हैं उन सबको अपने परिवार के समान ही मान करके सबको प्यार और स्नेह के साथ रहना चाहिए। हमारा इस मातृभूमि के प्रति
प्रणाम भाव रहना चाहिए। हम प्रणाम भाव का अर्थ है हम इसके साथ समर्पित रहें, इसके आगे झुकते रहें। प्रणाम भाव से ही भूमि और जन के परस्पर संबंध में मजबूती आती है। अपने आप को उसका लेखक अपने आप को भी अपना पृथ्वी का पुत्र मानता है और पृथ्वी के वरदान स्वरूप लाभों को पाने का अधिकारी भी उसी को का होगा। लेखक यहाँ बताते हैं कि जो भी व्यक्ति अपने आप को पृथ्वी का पुत्र मानता है उसे ही पृथ्वी से मिलने वाली सुविधाओं का अधिकार होगा। अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी को अपना पुत्र नहीं मानता है, पृथ्वी को अपनी माता नहीं मानता है, तो पृथ्वी से मिलने वाली जितनी भी सुविधाएं हैं वो उसका अधिकारी नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति अपनी माता से प्रेम नहीं करता तो अपनी माता से मिलने वाला धन और स्नेह, प्यार, दुलार, उसका बनाया हुआ खाना भी लेने का अधिकारी नहीं है। पुत्र का माता के प्रति प्रेम और सेवा भाव एक स्वाभाविक कर्तव्य बन जाता है बच्चों। यह उसका एक बिना कारण और बिना स्वार्थ प्राकृतिक धर्म होता है। इसमें लेखक बता रहे हैं कि माता अपने बच्चों को स्वाभाविक रूप से प्यार करती है, उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं होता। माता के अंदर एक अपने आप ही एक स्वाभाविक भावना होती है कि स्वाभाविक तौर से ही वो एक माँ अपने बच्चों से प्यार करती है। माँ का जो प्यार होता है वो हर स्वार्थ से परे होता है। संसार के जितने भी प्यार हो सकते हैं वो एक ना कुछ स्वार्थ से भरे हो सकते हैं, लेकिन एक माता का प्यार होता है जो निस्वार्थ होता है। बच्चे एक बार को बुरा व्यवहार कर भी देते हैं, इससे माँ थोड़ी दुखी भी होती है, लेकिन फिर भी माँ का प्यार उस बच्चों के प्रति कम नहीं होता है। तो जो पुत्र किसी स्वार्थ के वशीभूत आकर माता से प्रेम जताता है वह उसके चरित्र के पतन को ही प्रकट करता है। ऐसे बच्चे का चरित्र नष्ट हो जाता है। इसमें लेखक बता रहे हैं कि जो बच्चे स्वार्थ के कारण अपनी माता से प्रेम करते हैं ऐसे व्यक्ति का चरित्र का पतन होता है या उसका चरित्र हमें दिखाई देता है। जो मनुष्य मातृभूमि से अपना लगाव मजबूत करना चाहता है उसे सबसे पहले मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्यों का ध्यान देते हुए उनका पालन करना चाहिए। कर्तव्य पालन से ही अधिकारों की प्राप्ति होती है। हर व्यक्ति अपने अधिकारों की बात करता है, लेकिन अधिकारों से पहले हमें अपने कर्तव्य पालन पर ध्यान देना चाहिए। हर मनुष्य अगर अपने कर्तव्य का पालन करता रहेगा तो उसे अधिकार अपने आप ही मिलते जाते हैं। उसे कहीं से अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन आजकल मनुष्य की ये भावना है, हर व्यक्ति की ये भावना बन गई है कि वो अधिकारों की तो बात करते हैं, हमें ये मिलना चाहिए, हमें ये मिलना चाहिए, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, लेकिन हमें क्या करना चाहिए इस तरह की बातें वो नहीं करते हैं। जब हम ये करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए तो जो मिलने वाली चीज़ है, जो मिलना है हमें, वो अपने आप ही हमें मिल जाती है। तो हर व्यक्ति को कर्तव्य पर ध्यान देना है, अधिकार अपने आप ही उसे स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। मातृभूमि की सेवा से ही हमें राष्ट्र के सुखों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार भूमि के प्रति मातृभाव, सेवा भाव, आदर भाव एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए कहा है न माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। नीचे लिखा है नमो मात्रे पृथिव्ये, नमो मात्रे पृथिव्ये। माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। आगे का पाठ हम पार्ट 2 वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।